हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 2 दिसंबर है और आज हम 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम आज आईएलओ के बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और भी हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 दिसंबर का इतिहास जानते हैं। तो आज के ही दिन 1804 में नेपोलियन जो बोनापार्ट था, वो फ्रांस का एम्पर, मतलब उसकी राजगद्दी पे बैठा था, उसका शहंशाह बना था आपका फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट 2 दिसंबर 1804 को। उसके अलावा 1911 में ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जॉर्ज फिफ्थ थे, जो आपका मुंबई का आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, वो किसकी याद में बनवाया गया था। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम, ये जॉर्ज फिफ्थ थे और उनकी रानी थी कोई, मतलब क्वीन मैरी, ये इंडिया आए थे और उन्हीं की याद को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए इस इस इंडिया गेट को, गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था। मुंबई में है, जो कि आजकल एक आकर्षण का केंद्र है, आपका एक विजिटिंग हब है यहाँ का। तो ये था 1911 में। और कौन आए थे? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ। उसके अलावा 1971 में आज के ही दिन यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसने अपनी घोषणा की थी ब्रिटेन से स्वतंत्रता की। वो दिन था आपका 2 दिसंबर। उसके अलावा 1889 में आज के ही दिन जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने 7वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और उसके अलावा बेनजीर जो भुट्टो थी, वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के रूप में आज के ही दिन उन्होंने चार्ज लिया था। 2002 में देखते हैं तो इसमें एक आपका शिप था जिसका नाम था विड स्टार। वो आपका जो पैसिफिक ओशियन था, जो पॉलिनेशियन जो एरिया है, उसमें आपका मतलब वर्निंग, मतलब जल गया था और उसमें थे, मतलब उसमें से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था 219 में। तो और उसके बाद इनको अलग अलग जगह पे ले जाकर के, आइसलैंड पे ले जाकर इनको वापस भेजा गया था। ठीक है, तो ये जो घटना थी 2002 में हुई थी 2 दिसंबर के दिन। तो ये कुछ घटनाएं थी जो हमने कवर की। हम देखते हैं पहला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नियंत्रण जोड़ लीजिए। और तो आपका ऑप्शन है 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या 3 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। और ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि आज के ही दिन 1984 में आपकी जो भोपाल गैस त्रासदी है, वो घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। और इसमें जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, MIC जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। और इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब यादगार करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण का जो नियंत्रण दिवस है आपका, सी जोड़ दीजिएगा, कंट्रोल। तो इसमें लोगों के लिए, जो उद्योग लगाते हैं उनके लिए विवेकपूर्ण जानकारी की, मतलब जानकारी के रूप में जागरूकता पैदा करना है कि क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आपको फॉलो करने चाहिए। और उसके 1984 के बाद में ही भारत सरकार ने अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको इम्प्रूव किया है। उससे पहले ऐसे ही नाम मात्र के लिए सेफ्टी मेजर्स होते थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी कुछ रूल्स लगाए गए हैं। और अभी भी कोई भी केमिकल फैक्ट्री है, उसको लगाने के लिए सारे रूल्स प्रोसीजर को फॉलो करके ही आप अपनी फैक्ट्री या अपने इस्टेब्लिशमेंट को लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका राष्ट्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? क्योंकि ये भोपाल गैस त्रासदी इसी दिन हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 2 दिसंबर। और 1 दिसंबर को मैंने बताया ही था आपका एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, AIDS। ठीक है, और एड्स की फुल फॉर्म अगर को याद है आपको तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख दीजिए। देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? मतलब ये आपका क्रिकेट का क्वेश्चन है। ये विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की होती है, आपको बताना है किसने जीत लिया है इसको। तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका सौराष्ट्र, ये आपको याद रखना है। तो ये सौराष्ट्र ने अभी 2022 की जो ट्रॉफी थी उसको जीत लिया है। और किसे? महाराष्ट्र को हरा के इसने जीता है।
तो विजय हजारे ट्रॉफी जो 2022 थी वो फाइनल सौराष्ट्र ने जीता है महाराष्ट्र को हरा करके फाइनल में, ठीक है। और इसमें जो सौराष्ट्र में देखा जाए तो इसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दिया गया है अभी ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है। और इसमें मैन ऑफ द मैच मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो शेल्डन जैक्सन को दिया गया है, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं शेल्डन जैक्सन, उनको दिया गया है। लिस्ट एक एक कुछ ट्रॉफी की बात करते हैं जो भारत में खेली जाती है। रणजी ट्रॉफी है जो 2021 में किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने, ठीक है। उसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी जो 2021 की है, 2022 की है और ये 2021 की है। 2021 में हिमाचल प्रदेश ने फर्स्ट टाइम जीता था इसको। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की बात करते तो ये मुंबई ने जीता है। और 2021 की बात करेंगे तो वो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा T20 क्रिकेट की बात करते हैं आप, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की बात करते हैं तो इसको इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है। और इसमें भारत बाहर हो गया था और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था इसमें। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते तो भारत ने जीता था इसको, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड में हुआ था और भारत ने इसको जीता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका सौराष्ट्र, यानी सौराष्ट्र ने 2022 की जो विजय हजारे ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित उसको जीत लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका G20 शेरपा की पहली बैठक कहाँ होने वाली है। अभी 4 से 7 दिसंबर के बीच ये मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये कहाँ होने वाली है, भोपाल, उदयपुर, नई दिल्ली या श्रीनगर। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है, ठीक है। जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिए, उदयपुर उदयपुर आपका राजस्थान में है। तो आपका उदयपुर ये होस्ट करेगा, फर्स्ट मीटिंग है आपकी G20 की, इसमें जो G20 शेरपाओं की, शेरपा मतलब प्रतिनिधि होते हैं जो G20 देशों के आपके प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। तो वो आपके इस मीटिंग में भाग लेंगे 4 से 7 दिसंबर 2022 तक। तो भारत की तरफ से कौन भाग लेगा इसमें, अमिताभ कांत, जो कि पहले आपके CEO थे नीति आयोग के, लेकिन अभी भारत के शेरपा के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी चेयर्स पर्सन रहने वाले हैं, ये प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, ठीक है। तो शेरपा आर द पर्सनल एमिसरीज ऑफ द लीडर्स ऑफ मेंबर ऑफ द G20 ग्रुप्स। ये उसके मतलब दूत रहेंगे, जो भी आपकी G20 कंट्री हैं, G20 ग्रुप में समूह में जो लोग जो आपके देश हैं उनके ये दूत रहने वाले, इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, ठीक है। और जो G20 की समिट है भारत में 2023 में होने वाली है और ये 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो गई और ये 30 नवंबर 2023 तक चलने वाली है। और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाएंगे पूरे देश में अलग अलग जगह पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका उदयपुर हो जाता है, ठीक है। मोस्टली नई दिल्ली मत मारना हर जगह, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग आ जाते हैं एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं आप तो इसमें आपको आर्टिकल में जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको जो बताना होगा आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है, इससे अगर आपको पता है तो आप नोट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो इसका अध्यक्ष बताना आपको किसे बनाया गया है। ऑप्शंस आपके हंसराज गंगाराम अहीर, अजय भूषण पांडे, राजीव गौबा या अजित डोभाल। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है। अभी हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC शॉर्ट में इसको बोला जाता है, इनका अध्यक्ष बना दिया गया है। और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये किसान हैं। इससे पहले ये 16वीं जो लोकसभा है, मतलब ये जो 2014 में जो स्टार्ट हुई थी 2014 से 19 तक, उसकी लोकसभा की बात हो रही है। ये 17वीं वर्तमान में चल रही है। 16वीं लोकसभा में ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और आपके केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री रहे थे भारत सरकार के। तो इनको अभी आपको NCBC का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हंसराज गंगाराम अहीर। अजय भूषण की बात करते हैं तो आपका ये सचिव हैं आपके, और ये राजीव गौबा कैबिनेट सचिव हैं और ये आपके अभी वर्तमान में ये भी आपके सचिव हैं अजय भूषण पांडे। और ये अजय डोभाल तो आपको पता होना चाहिए NSA नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर हैं आपके, ये NSA हैं वर्तमान में, ठीक है। आप अजय भूषण को नोट कीजिए कौन से सचिव है, मतलब आपको सचिव तो हैं लेकिन किसके, वित्त के सचिव हैं या राज्य सचिव हैं या विदेश सचिव हैं, कौन से सचिव हैं आपको बता दीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में 2022 में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। अभी एक लिस्ट जारी की है अभी वर्तमान में, एक US की थिंक टैंक है, उसने एक लिस्ट को लॉन्च किया है।
तो आपको रिलीज किया, उसको बताना है कि भारत की स्थिति क्या है इसमें, 22, 15, 11 या 8। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8, यानी भारत को इसमें 8वीं रैंक की दी गई है। सबसे मजे की बात है कि इसमें पाकिस्तान को टॉप पे रखा गया है और टोटल 162 कंट्री को इसमें मतलब सम्मिलित किया गया है, और इसमें पाकिस्तान को मतलब टॉप दिया गया है। भारत को भी इसमें 8वें नंबर पर रखा गया है, मतलब भारत में भी वायलेंस के केसेस ज़्यादा होते हैं इसके अकॉर्डिंग। और ये जो इसको मतलब इसको रिलीज किया है यूएस का एक थिंक डे मतलब है अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके अंतर्गत इसको रिलीज किया गया है दिसंबर 2022 में। कुछ इंडेक्सेस की बात करते हैं भारत के लिहाज से, और ये मैंने जो रैंक दी है वो सब भारत की रैंक दी है एसडीआई इंडेक्स, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। इसमें जो भारत की रैंक है वो 132 है 2022 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 107 है, जबकि 2021 में ये 101 थी, 101 थी, और अभी 107 इसमें बढ़ा दिया गया है। और उसके अलावा वर्ल्ड जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ठीक है, खुशहाली रिपोर्ट है, इसमें 136 नंबर है। और देखा जाए तो इसमें इंडेक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश है, नेपाल है, आपका श्रीलंका हमसे अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इस रिपोर्ट की खास बात है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो 150वें नंबर पर है, कहीं तक इस पे तो पॉलिटिक्स का दबदबा रहता ही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40वें नंबर पे है भारत। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में 135वें नंबर पे है, जबकि 2021 में ये 140वें नंबर पे था। CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, मतलब एक साल पहले का इसको दिया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है, इसमें भारत को 8वीं रैंक दी गई है। और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, बौद्धिक जो आपकी संपदा इंडेक्स है, इसमें भारत को 43rd रैंक दी गई है, ठीक है। ये WIPO इसको लॉन्च करता है, WIPO, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा 8 में। और कुछ दिन पहले एक और 8 में रैंक दी गई थी, उसको भी बता दीजिए, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, वो उसमें भी आपको 8 रैंक दी गई थी एनवायरमेंट से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, आपको हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच एक अग्नि वॉरियर नाम का अभ्यास हुआ है। मैंने आपको बता दिया किस किस के बीच हुआ है, आपको ये बताना है ये अभ्यास का कौन सा संस्करण है, एडिशन का नंबर क्या है, ठीक है, 10वां, 12वां, 15वां या 18वां। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 12वां, ठीक है, ये 12th एडिशन हुआ है। तो ये एक्सरसाइज हुई है सिंगापुर की सेना और भारतीय सेना के बीच, द्विपक्षीय एक्सरसाइज है, और ये इसका 12वां संस्करण हुआ है। और कहाँ हुआ है ये, फील्ड फायरिंग रेंज देववाली। देववाली कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में हुआ है, जो 30 तारीख को संपन्न हुआ है, ठीक है। और इसमें अग्नि अब जो आपका अभ्यास है, इसके अंतर्गत दोनों देश के सैन्य बलों ने संयुक्त रूप से फायर पावर का प्रदर्शन एवं निष्पादन किया। और इसमें दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, इन्होंने कुछ मतलब अपने जो आपके जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने शेयर किए, और कुछ जो आपकी ड्रिल्स और प्रक्रियाएं आपस में मतलब इसको शेयर किया है। और ये आपस की सेनाओं में बेहतर समझ और पारस्परिक योगदान बढ़ाने के लिए इसको मतलब इसकी दिशा में ये काम करते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 12वां, ये आपका 12वां संस्करण है इस सीरीज का। और ये हुआ किसके बीच है, अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है। सिंगापुर और भारत के बीच एक और एक्सरसाइज होती है, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? मैं बता देता हूँ, आपका सिम्बैक्स एक्सरसाइज है जो भारत और सिंगापुर के बीच होती है, ठीक है। इसको सिम्बैक्स कहा जाता है, SIMBEX, ठीक है, ये भारत और सिंगापुर के बीच होती है। अभी कुछ दिन पहले एक एक्सरसाइज हुई थी नसीम अल बहार, आप कमेंट सेक्शन में बताइए वो एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, सिलहट महोत्सव मनाया जा रहा है फर्स्ट टाइम, और ये मतलब आपको ये बताना है ये किस राज्य, भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है, असम, नागालैंड, मणिपुर या सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका असम, असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। तो ये पहला है सिलहट सिलचर फेस्टिवल है, जो कि आपका असम में आयोजित किया जा रहा है। और ये भारत और बांग्लादेश दोनों लोग मिलकर इसके जो आपके प्रतिनिधि हैं इसको शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और आसाम के बराक वैली में जो बराक घाटी है उसमें ये आयोजित किया जाएगा 2 दिसंबर को।
तो क्योंकि भारत के 75वीं सालगिरह, 75 भारत आज़ादी का 75वां जो इसको मना रहा है आज़ादी का महोत्सव, उसके अलावा बांग्लादेश की भी जो स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्योंकि 1971 में इसकी स्वतंत्रता मिली थी, पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। तो उन दोनों को मतलब आपस में सेलिब्रेट करने के लिए इस आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें देखा बांग्लादेश के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, AK अब्दुल मोमेन, और इसको मतलब यहाँ पर आएंगे डेलीगेट के तौर पर। और उसमें लगभग 75 मेंबर रहेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स भी रहेंगे, बिजनेसमैन भी रहेंगे, और भी मतलब अलग अलग जो प्रतिष्ठित जो व्यक्तित्व होते हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इंडिया फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये किसके तत्वाधान में हो रहा है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में इसको आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश की अगर देखते हैं तो फाउंडेशन है बांग्लादेश फाउंडेशन ऑफ रीजनल स्टडीज, ये दोनों लोग मिलकर के इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ अदर्स फेस्टिवल की बात करते हैं जो हमने रिसेंटली में पढ़े थे। बांग्ला फेस्टिवल जो आपका मेघालय में आयोजित होता है, हॉर्नबिल, लास्ट में मैंने देखा पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, ये नागालैंड में आयोजित होता है। बथुकम्मा, फूलों का त्यौहार, आपका तेलंगाना में आयोजित होता है। संगाई महोत्सव आपका मणिपुर में आयोजित होता है। पोंगल आपका तमिलनाडु में आयोजित होता है। और अट्टिकल पोंगल और ओणम आपका केरला में आयोजित होता है। लोसांग आपका सिक्किम में आयोजित होता है। लोसार आपका जो लोसांग सिक्किम हो गया, लोसार आपका लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। एक हरेला त्यौहार होता है वो उत्तराखंड में होता है, और एक हरेली त्यौहार होता है वो आपका छत्तीसगढ़ में होता है। तो ये आपका सिलहट महोत्सव आपका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितनी अमूर्त धरोहर सांस्कृतिक स्थल हैं? आपको ये बताना है। अमूर्त मतलब इंटेंजिबल हेरिटेज साइट। इंटेंजिबल क्या होता है? जिनको हम टच नहीं कर सकते। देखिए कुछ हेरिटेज साइट होती हैं, जैसे कि लाल किला है आपका, ताजमहल है आपका, ठीक है, ये हेरिटेज साइट है। लेकिन कुछ इंटेंजिबल है जिनको टच नहीं किया जा सकता, जैसे आपकी अभी लास्ट जो लेटेस्ट थी बंगाल की जो दुर्गा पूजा, उसको इंटेंजिबल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। तो आपको बताना कि भारत में वर्तमान में कितनी इंटेंजिबल हेरिटेज साइट हैं। ऑप्शन आपके 14 है, 18 है, 54 या फिर 40। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 14, यानी आपकी 14 अमूर्त धरोहर हैं, आपकी सांस्कृतिक धरोहर हैं। हम देखते हैं अभी क्या हुआ है कि फ्रेंच बगेट एक आपकी डिश है, ये फ्रांस की डिश है आपकी, इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये खाने वाली चीज़ है और इसको मतलब इंटेंजिबल आपको हेरिटेज साइट में इसको उसमें साइट में शामिल किया गया है। क्यों शामिल? ये जो फ्रांस की डिश है इसको क्या हुआ था, ये थोड़ी सी लंबी होती है, देख रख सकते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। जब ये आपके वहाँ के फ्रांस के जो थे नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, उन्होंने मतलब इनको बोला था कि इसको लंबा बनाया जाए जिससे जो सैनिक थे वो आगे इसको रखने में आसानी होगी, इसलिए इसको थोड़ा ना आकार लंबा दे दिया गया था। तब से ये ट्रेडिशनल हो गई और इसको मतलब इसको अभी वर्तमान में इसको अमूर्त धरोहर संस्कृति का दर्जा दे दिया गया है। भारत में देखा जाए तो आपकी 14 अमूर्त धरोहर हैं और इसमें देखिए कुछ मैंने जो 14 की 14 यहाँ पर नोट की हैं, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। 2008 में आपकी रामलीला को, जो रामलीला होती है हमारे यहाँ, उसको इंटेंजिबल साइट का दर्जा दिया गया है। उसके अलावा जो आपके वैदिक चाइन्स होते हैं, जो वैदिक मंत्रों की जो पाठ करने की परंपरा है, यानी वैदिक चाइन्स बोलते हैं इसको, मतलब जब मंत्रोच्चारित करते हैं ना, उस क्रिया को भी इन्होंने शामिल किया है। उसके अलावा कोडियाट्टम जो केरल का एक ये एक्ट है उसको भी शामिल किया है। रम्मार त्योहार उत्तराखंड का, इसको शामिल किया है। मेडियोट्टू केरल को शामिल किया है। कालबेलिया डांस जो है राजस्थान का, इसको शामिल किया है। छऊ डांस जो कि आपका छऊ डांस कहाँ का है, आपका छऊ डांस नॉर्थ ईस्ट का आ जाएगा, इसको भी शामिल किया है। बौद्ध धर्म के जो पाठ करने की परंपरा है उसको भी शामिल किया है। संकीर्तन मणिपुर का, इसको शामिल किया है। पंजाब ठठेरा धातु हस्तशिल्प को भी शामिल किया है इसमें। योग, नवरोज और कुंभ मेला, और लास्ट जो सबसे शामिल किया था 2020 के अप्रोक्सीमेटली दुर्गा पूजा कोलकाता की, इसको भी शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर के आपकी 14 इंटेंजिबल हेरिटेज साइट हैं इंडिया में जो इसमें शामिल हैं। अगर हम यूनेस्को साइट की जो हेरिटेज साइट की बात करते हैं वो 40 हैं, और रामसर साइट की बात करते हैं तो आपकी 54 है, ठीक है। ये 40 है, इसमें लेटेस्ट आपकी धौलावीरा है और ये 54 है, अभी लास्ट में 5 शामिल की गई थी। तो इसमें धौलावीरा लेटेस्ट होगी और इसमें लेटेस्ट होगी कोलकाता की दुर्गा पूजा, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 14,
तो मैंने बताया आपको 54 जो आपकी रामसर साइट है और जो आपकी 40 है वो हेरिटेज साइट है, यानी विरासत स्थल है। अगला प्रश्न है आपका, सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, आपको बताना है किस स्टेट से ये बिलोंग करता है। सत्रिया क्लासिकल डांस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या असम। आपका सही आंसर है इसका असम। ये असम इसका सत्रिया का सही आंसर है। तो देखा जाए तो भारत में कुल 8 आपके क्लासिकल डांसेस हैं, यानी 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देख लेते हैं हम सारे के सारे। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम मतलब ये डांस किया जाता है। कथकली केरल से रिलेटेड है, कथकली और मोहिनीअट्टम दो मतलब केरल से हैं। एक ऐसा मात्र राज्य है केरल जहाँ पर दो आपके क्लासिकल डांसेस हैं, कथकली और केरल मोहिनीअट्टम, ठीक है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में है। कथक उत्तर भारत, विशेष करके ये मतलब उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। कभी कभी उत्तर प्रदेश का भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली उत्तर भारत का है। जो भी वहाँ के जो देश हैं उत्तर भारत में, जो आपके राज्य है सॉरी, तो उनका सबका कथक है। आपका ओडिसी आपका उड़िया का है, मतलब ओडिशा का है। और मणिपुरी मणिपुर, सत्रिय असम, ठीक है। ओडिसी को ओडिया से ओडिशा से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, मणिपुरी को मणिपुर से कंपेयर कर सकते हैं। कथक उत्तर भारत का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। सत्रिय असम का है, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये थोड़ा सा अलग गए। तो मैंने आपको बताया ये 8 क्लासिकल आपके डांसेस हैं। आपको बतानी है लैंग्वेजेस क्लासिकल कितनी है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 6 हैं। आप नाम लिख दीजिए कि 6 जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनके नाम क्या क्या हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आपका असम हो जाता है। तमिलनाडु मैंने बता दिया भरतनाट्यम है, केरला का कथकली और आपका मोहिनीअट्टम है। आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है। अगला प्रश्न है आपका, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी आप ह्यूमन को ट्रैफिक व्यापार नहीं कर सकते और उन पर जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसका प्रोहिबिशन है वो इंडियन आर्टिकल मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A या फिर आर्टिकल 23। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 कहता है कि आप मानव का दुर्व्यापार यानी मतलब आपको बेच नहीं सकते, उनसे बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब है बिना वेतन के काम नहीं करा सकते। और इस प्रकार ये बलात् श्रम को इस पर प्रतिषेध करता है या इसको निषेध करता है। और इस प्रतिबंध का कोई भी जो उल्लंघन करेगा उसको इसके अनुसार दंड दिया जाएगा। इस अनुच्छेदन के कोई भी राज्य को किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा या अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने से राज्य केवल धर्म, मूल, वंश या जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मतलब आप किसी धर्म आदि के आधार पर किसी से कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। हम ये जो आपका भाग चल रहा है जो आपके मूल अधिकार है में हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो हम 20 से देखा था, हमने कल पढ़ा था हमने 20 जो आपका अनुच्छेद है वो अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण प्रदान करता है। मतलब किसी एक आपके अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी और उसी समय में जो नियम होगा, जो कानून होगा, उसके अनुसार आपको सज़ा मिलेगी। किसी पुराने कानून से या जो भविष्य में आने वाला कानून है उसके अनुसार आपको सज़ा नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में जो आपके कानून मतलब अभी आपके वर्तमान में जो कानून हैं उन्हीं के अनुसार आपको इसमें सज़ा दी जाएगी। आर्टिकल जो 21 है वो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको अभिव्यक्ति आज़ादी आपका 19(1)A में है और ये आपकी ठीक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस से रिलेटेड है आर्टिकल 19। आर्टिकल 21A 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। आर्टिकल 22 आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, कुछ इसमें रूल्स बनाए गए हैं। अनुच्छेद 23 तो अभी हमने डिस्कस किया कि मानव व्यापार का मानव को व्यापार नहीं कर सकते या इससे ज़बरदस्ती बेगारी नहीं करा सकते या बिना वेतन के काम नहीं करा सकते। और आर्टिकल जो 24 है ये देख लीजिए, जो कारखाने हैं उसमें जो बच्चे हैं आपके 14 साल से नीचे वाले उनको आप काम नहीं करा सकते। तो इसमें ये बाल श्रम का निषेध करता है आर्टिकल 24। पूछ लिया जाता है कि कौन सा आर्टिकल है जो बाल श्रम को निषेध करता है, तो वो है आपका आर्टिकल 24। तो आज का हम ऑर्गेनाइजेशन जो लेने वाले हैं वो हमने लिया है ILO को। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसका पूरा नाम तो देख ही लिया हमने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसकी स्थापना देखते हैं तो इसकी स्थापना मतलब आपकी यूनाइटेड नेशंस से भी पहले हुई थी, यानी 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट हमगोबो, ठीक है, ये आपके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। और इसमें मेंबर जो स्टेट हैं आपके 187 मेंबर स्टेट है इसमें जो शामिल हैं। और ये यूनाइटेड स्टेट के अधीन 1946 में आया था, यानी यूनाइटेड स्टेट्स जो यूनाइटेड नेशंस है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और 1946 में ये जो आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके अधीन आ गया था। और अगर ये देखा जाए तो जो भी ये इसका काम क्या है, ये काम करता है एक लेबर जो स्टैंडर्ड है उसको सेट करता है और कुछ पॉलिसीज बनाता है, ठीक है। डिवाइस प्रोग्राम एंड प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मेन, मतलब सभी के कामों के हितों के बारे में जो भी पॉलिसीज होती है, जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, ये तैयार करता है। ये कुछ रिपोर्ट भी बनाता है और ये मिनिमम वेजेस के रूल्स भी सेट करता है कि आप कम से कम मिनिमम वेजेस इतना देना होगा आपको। और ग्लोबल रिपोर्ट देखते हैं तो ये ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट आपका रिलीज करता है। उसके अलावा ये वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट भी आपको रिलीज करता है, यानी लेबर से संबंधित जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके ILO द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। और एक बार इसको आपको नोबेल भी दिया गया है, पीस का मतलब शांति का नोबेल दिया गया है 1969 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं कि आपको इसको नोबेल दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भी नोबेल दिया गया था अभी कुछ दिन पहले। आपको ये बताना कि आपको वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है जिसका हेडक्वार्टर रोम में है उसको आपको कब नोबेल प्राइज दिया गया है। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको 2020 या 2021, ठीक है। तो कुछ हम न्यूज़ देख लेते हैं, कुछ आपकी हेडलाइंस हैं। तो उपराष्ट्रपति जो आपके अभी नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया है। और उन्होंने कहा है कि हमें अपनी संस्कृति और जनजातियों पर गर्व है, उनके जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने में मतलब भारत को और गर्व महसूस होता है। उसके अलावा अभी जो रूस ने जैसे रूस से हम कच्चा तेल खरीद रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को 30 से 40% छूट देने से मना कर दिया है। ये लेटेस्ट न्यूज़ थी तो हमने इसको ऐड किया है। उसके अलावा जो ब्लाइंड आपका क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, ब्लाइंड मतलब दृष्टिबाधित लोगों का क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप है, वो 5 से 17 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। और ये न्यूज़ थी, हमारे फ्रेंड्स ने हमको फॉरवर्ड की थी तो हमने इसको यहाँ पर ऐड किया है। उसके अलावा विश्व बैंक ने बांग्लादेश पर्यावरण प्रबंधन के लिए $25 करोड़ की सहायता देने की मंजूरी दे दी है। मतलब जो आपके एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए बांग्लादेश को विश्व बैंक ने $25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो क्वेश्चंस पसंद आए मटेरियल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और हम आपको छोड़े जाते हैं के साथ। आपका प्रश्न है आज का, हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड़ या एन जगदीशन। आपको जो भी आंसर लग रहा है तो आप इसको आंसर बता दीजिए। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आपकी पिछली क्लास जाके देख लीजिए और तो आंसर आपको पता चल जाएगा, इसके बारे में ओवरऑल नॉलेज मिल जाएगी। तो आप वहाँ से आंसर इसको फिर बाद में दे सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।